वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग 24 दिसंबर 2021 को पूछे गए हिंदी के 15 पेडागोजी का, और इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाली जगह दिया हुआ है के अनुसार भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि बच्चे जो है भाषा अर्जन यंत्र, एक जो यंत्र होता है जिसको इंग्लिश में LAD, L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन और D से डिवाइस, LED के साथ जन्म लेते हैं। तो ये हमारे चॉम्स्की साहब ने कहा था। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो बड़ों से इंटरेक्शन करके, और यहाँ LED पूछा है इसलिए 3rd इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगर आपने वाइगोस्की साहब का थ्योरी पढ़ा है तो सामाजिक सांस्कृतिक और लैंग्वेज पर जिन्होंने अपना थ्योरी दिया है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे इंटरेक्शन करके, बड़ों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। इसके फोल्डिंग के बारे में भी बताया, और JPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी उसने बताया है। तो पहला सामाजिक अंतक्रिया, ये उससे संबंधित है। सहायता करना यानी इसके फोल्डिंग भी उससे संबंधित है। और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी JPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये तीनों उनके सिद्धांत से संबंधित है। और चौथा क्या है, अभी अपने इनके बारे में हमने आपको बताया कि ये LAD किससे संबंधित है, तो नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। तो यही है। तो किससे ने कौन सा बोला है कि वाइगोस्की से संबंधित नहीं है, तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं। यानी उस कथन को चुनना है जो प्रारंभिक में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको, उनकी सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं उनके लिए। तो पहला ऑप्शन है, 4 कूट दिया हुआ है, देखना है कौन कौन सही है। भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, बिल्कुल सही है। बच्चे जब भाषा सीखते हैं तो जब वो शुरू में अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से भाषा सीखते हैं तो उनके लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उसमें मदद करता है। ये बिल्कुल सही है। और बी में है, बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, ये भी सही है कि जब बच्चों को आप कहानियाँ सुनाएंगे तो इससे उनकी क्या होगा, मोरलिटी का भी डेवलपमेंट होगा और बच्चों का भाषा का भी विकास होगा। तो बी भी सही है। और 3 में है, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, यहाँ लिख दिया है प्राइमरी लेवल का, तो वो बच्चे पत्र नहीं लिख सकते अपने दोस्तों को, मित्र को। तो सी नहीं होगा। और डी में है, बच्चे को पढ़ने पर वाक्य की नकल करने के लिए कहना। ऐसा भी नहीं है नकल करने कहेंगे तो बच्चा, इससे उनका जो प्रारंभिक साक्षरता है वो बढ़ जाएगा। तो ए और बी सही है, जो ऑप्शन 2 में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना। क्या होता है कि आप बच्चों को शब्दों का मीनिंग रटवाए नहीं, बल्कि उससे क्या करेंगे, संदर्भ में नए नए शब्द को सिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, पहला है, अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को जब कॉन्टेक्स्ट में यानी संदर्भ में सिखाएंगे तो भ्रमित करेगा। दूसरा है, शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करेगा। बिल्कुल सही है कि आप जब बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ सिखवाइएगा, अर्थ बताइएगा किसी भी संदर्भ के अनुसार, तो उनकी जो है शब्दों की बेहतर समझ में वो सहायता करेगा। 3rd में देखिए, रटकर याद करना है, प्रोत्साहित करने वाली बात है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और 4 में है कि समय की बर्बादी, तो ये तो और नहीं होगा। तो सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगह दिया हुआ है, पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है। मतलब पंक्तियों को पढ़ना है और बीच बीच में अर्थ को समझने का संकेत कौन देता है, विस्तृत पठन। देखिए, विस्तृत पठन में क्या होता है कि बीच बीच में नहीं, पूरे जो अनुच्छेद होता है उसका मीनिंग को हमको समझ लेते हैं हम, तो ये तो होगा नहीं। 2 में है सस्वर पठन। सस्वर पठन में क्या होता है कि तेज़ी से पढ़ते हैं और उसमें क्या होता है, गलत भी हो सकता है और चीज़ों को हम सही से नहीं समझ पाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और 3 में है कि तेज गति से पठन। इसमें क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना तो बीच बीच में से हम जो चीज़ हमको समझना होता है उन चीज़ों को समझ लेते हैं तेज़ी से, बाकी सबको हम नहीं पढ़ते हैं। तो 3rd बिल्कुल सही होगा। और 4 में है निर्देशित पठन, मतलब किसी के डायरेक्ट में कि कोई डायरेक्शन देता है उसके बाद हम पढ़ते हैं, तब हम बीच बीच में अर्थ निकालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 3rd इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी अपनी कक्षा घेरा समय यानी सर्कल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करती है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है। तो जब टीचर जो है शिक्षिका शुरू करती है तो हर दिन क्या करती है कि एक सर्कल टाइम देती है, वहीं से वो एक बच्चे को, किसी भी बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने का अवसर देती है। तो इससे क्या कर रहा है, ये रणनीति किस में काम आएगा? पहला है पठन कौशल को विकसित करने के लिए, दूसरा है अक्षरों की पहचान के लिए, तीसरा है प्रारंभिक साक्षरता के लिए, और चौथा है बोध पाठन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, वो सर्कल टाइम से शुरू कर रही है और एक विशेष विषय पर बोलने का अवसर देती है। तो ये शुरू में करते हैं, जब प्रारंभिक समय में बच्चों को हम पढ़ाने के लिए सिखाते हैं, लर्निंग सिखाते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। तो ये कौन सा होगा? प्रारंभिक साक्षरता के लिए। और पठन कौशल को विकसित करने के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी विषय पर या हर दिन किसी एक टॉपिक पर नहीं होता है। पठन के लिए आप कुछ भी बच्चों को, जो बच्चों का बाल साहित्य होता है उसको दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन थर्ड ज़्यादा सही है, इसलिए थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों की रूपरेखा बनाना खाली जगह प्रभावशाली रणनीति है। ऑप्शन एक, शिक्षार्थियों में शब्द संपदा की संवर्धन के लिए, मीन्स पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्णों की रूपरेखा, बच्चे जब वर्णों की रूपरेखा को समझ पाएंगे, वर्णों को समझ पाएंगे, तो उससे वो नए नए शब्द बना पाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और सेकंड में है व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, बिल्कुल नहीं, व्याकरणिक नियमों को सीखने की बात यहाँ पर हो नहीं रही है। पठन सामग्री में व्याकरण को, देखिए व्याकरण फिर आ रहा है। और नंबर 4 में प्रक्रिया लेखन के लिए, यहाँ प्रक्रिया लेखन की बात नहीं करी है, यहाँ बात हो रही है वर्णों की रूपरेखा। जब वो बच्चे वर्णों को समझ पाएंगे, उनको सही जगह सेटल कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी शब्द भंडार जो होगा उसमें वृद्धि होगा। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। भाषा अधिगम के खाली जगह सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। तो ये किन लोगों ने कहा था, किन लोगों का ऐसा सोच था कि बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं? प्रयत्न तथा त्रुटि से, मतलब ट्राई करके, बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई एंड एरर करेंगे तो भाषा सीख लेंगे। ऐसा किसने कहा था? देखिए संज्ञानात्मक लोगों ने, जो पियाजे साहब थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो भाषा का भी डेवलपमेंट हो जाता है। और 3 में सामाजिक संस्कृति, जो ये वाइगोस्की साहब ने कहा था कि बच्चे भाषा इंटरेक्शन करके, बड़ों से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो 1 और 3 नहीं होगा, 2 में है व्यवहारवादी। अगर आपने बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा है तो आपने अब तक इसका आंसर कर लिया होगा कि जो बिहेवियरिज्म थे, व्यवहारवादी लोग थे, उन लोगों का मानना था कि बच्चे भाषा त्रुटि करके बार बार प्रयत्न करके सीखते हैं। तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपगाम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ आपको 4 दिया गया है, 4 नहीं है, टोटल 6 है। और 6 में आपको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है उनको। तो आप देखेंगे पहला है प्रारूपण, प्रूफ पाठन, मानस मंथन, पुनरावृत्ति, रूपरेखा बनाना और अंतिम स्वरूप देना। देखिए अंतिम स्वरूप सबसे लास्ट में होगा, एफ क्या होगा सबसे लास्ट में। तो एफ का आप जब देखेंगे तो सब में सबसे लास्ट में है। तो अब शुरू से देखना है, सबसे पहले क्या होगा इन सब में, देखिए मानस मंथन, सबसे पहले आदमी मंथन करेगा तो सबसे पहले सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मानस मंथन के बाद रूपरेखा, किसी भी चीज़ का क्या बनाना, रूपरेखा बनाना, तो सी के बाद ई होगा। और उसके बाद होगा अंतिम स्वरूप, तो होगा नहीं, प्रारूपण, किसी भी चीज़ का एक प्रारूप देना, रूप देना, तो CEA। और उसके बाद होगा अब उस चीज़ को पुनरावृत्ति करना, बार बार दोहराना, ये भी सही है, D। देखिए पहला में मिल रहा है, उसके बाद B होगा और लास्ट, सबसे लास्ट में अंतिम स्वरूप देना। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्रिलिंग यानी दोहराओ डैश की एक प्रमुख प्रविधि है। तो मतलब किसी भी चीज़ को दोहराकर बार बार करके आप क्या कर सकते हैं। तो समग्र भाषा उपगाम तो होगा नहीं, इसको आप दोहरा के नहीं कर सकते, इसको आप एक माहौल में रह के ही पूरी तरह समग्र रूप से भाषा को सीख सकते हैं। दूसरा है संप्रेषणात्मक, यानी इसमें भी वही है, बच्चे इंटरेक्शन करके, संप्रेषण करके ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखते हैं, यहाँ बात दोहराव की हो रही है। और चौथा में खेल विधि में भी वही होता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर, उनको जब अवसर मिलता है, उस तरह की एक पर्यावरण मिलता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको भाषा की, तब वो सीखते हैं। तो 1, 2 और 4 नहीं होगा। और तीसरा में व्याकरण अनुवाद विधि, ये बिल्कुल सही है,
कि आप दोहरा कर बार बार किसी भी चीज़ को करके बच्चे को व्याकरण रटा सकते हैं, बाकी ये चीज़ नहीं करा सकते हैं। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां डैश कहलाती है। हमने जब हिंदी का एक सीरीज चलाया था, 10 वीडियो चलाया था, तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको खाली जगह वाला बहुत मिलेगा, और देखिए आपको खाली जगह वाला हिंदी में सबसे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ भी वही है कि बच्चे क्या करें, जब गलती कर रहे हैं तो ये हमें क्या किस चीज़ को दर्शाती है। पहला है भाषा अधिगम के लिए एक सीढ़ी है, बिल्कुल सही है कि बच्चे भाषा सीखने के दौरान गलती करते हैं। कुछ भी सीखने के दौरान जब बच्चे गलती करते हैं तो वो उनकी एक सीढ़ी है, ये हमारी प्रक्रिया का एक भाग है, लर्निंग का एक पार्ट है ये। तो 1 बिल्कुल सही है। और 2 में है भाषा विकास में बाधा, ये बाधा नहीं है। तीसरा में भाषा में प्रवाह प्राप्त करने में रुकावट भी नहीं है। चौथा में भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता तो बिल्कुल नहीं है। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अधिगम के रचनावादी उपगाम में शामिल है। यानी भाषा जब आप सीखेंगे, उनका अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट उन लोगों ने क्या कहा था। उन लोगों का मानना था, उन लोगों में मुख्य रूप से कौन है, पियाजे साहब। मुख्य रूप से रचनावादी कौन है, पियाजे साहब। इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक उनका भाषा विकास नहीं होगा। तो थर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित करती है। तो बेसिक जो लेवल होता है उसमें NEP 2020 किस पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन 1 में है साक्षरता पर, ऑप्शन 2 है साक्षरता तथा अंज्ञान पर, नंबर 3 प्राकृतिक विज्ञान पर, और नंबर 4 सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। तो देखिए, विज्ञान की बात NEP 2020 बेसिक लेवल पर नहीं कर रही है, सामाजिक अध्ययन की बात भी बेसिक लेवल पर नहीं कर रही है। अब देखिए 1 और 2 में, 1 में है साक्षरता पर और 2 में है साक्षरता तथा अंज्ञान पर। तो सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड के अंदर 1 भी है। और जब बेसिक लेवल की बात करेंगे, जब आप NEP 2020 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि बच्चे को जोड़ घटा इत्यादि के बारे में पढ़ाना चाहिए। एक हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप यहाँ से NEP 2020 का कीवर्ड्स जो है उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट जो है नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है उस का दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर लेकर कीवर्ड्स को पढ़ सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है। मतलब कौन सा जो है बच्चे की को बोलने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। बच्चे की बोलने की जो एक संप्रेषण है, बोलने की जो कला है, उसको बढ़ावा नहीं देता है। नहीं ढूंढना है आपको। बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, ये उनकी बोलने को बढ़ावा देता है, संप्रेषण को बढ़ावा देता है। टेलीफोन पर अपने अनुभव साझा करना, ये भी बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चे वहाँ बोलते हैं। समाचार प्रसारण, देखिए समाचार जब प्रसारण होगी तो उसमें बच्चों को बोलने का कोई अवसर नहीं मिलता है, इसलिए आपको नहीं पूछ रहा था, और यही नहीं है, जो नहीं है वही सही है, इसलिए थर्ड इज़ द राइट आंसर। और चौथा में बच्चे का साक्षात्कार लेना यानी इंटरव्यू लेना, इसमें भी बच्चों का मौखिक जो संप्रेषण होता है उसका विकास होता है, यानी बोलने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निष्क्रिय शब्दावली हैं। आपको समझना है निष्क्रिय शब्दावली क्या होता है। ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल हम रेयरली केस में यानी बहुत कम करते हैं, और जिसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में बहुत कम ही होता है, उसको हम निष्क्रिय शब्दावली बोलेंगे। तो इसको अगर हम कभी इस्तेमाल भी करते हैं तो कब, जब इसको हम किसी से सुनते हैं या जब पढ़ते हैं, हम खुद के लिए इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। ऐसे शब्द को निष्क्रिय शब्दावली कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 में भी वही है, वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब सुनते या पढ़ते हैं तभी यूज़ करते हैं। तो 1 इज़ द राइट आंसर। और 2, 3 और 4 देख लेते हैं। वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग करते हैं, लिखते समय करते हैं, लेकिन लिखते समय नहीं, सुनते और पढ़ते समय खाली करते हैं। और 4 में है वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय नहीं, बोलते समय भी नहीं, सिर्फ लिखते समय, पढ़ते समय और सुनते समय जिसको हम प्रयोग करते हैं, यानी जनरली इसका यूज़ नहीं होता है, वो निष्क्रिय शब्दावली है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए हमारा सेशन जो हिंदी पेडागोजी का 15 सवाल का था, यहाँ समाप्त हो रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीटेट का एक सीरियस कैंडिडेट हैं, 120+ का स्कोर करना है, तो आप पूरा प्रीवियस को एनालिसिस के साथ पढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।